नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक को स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टीसीए प्रतीक मलिक पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने एक स्पेशल टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू करी है सीटेट 2021 के लिए, जिसके अंदर हर वीडियो के अंदर मैं 40 क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके लिए जो प्रीवियस ईयर्स में आए होंगे। तो आप जैसे देख पाएंगे कि यहाँ पे हमारा टॉपिक वाइज एनालिसिस है सीटेट पेपर 1 का, और टॉपिक हमारा चल रहा है एनसीएफ। तो एनसीएफ में अभी तक क्वेश्चन आए 101 क्वेश्चन। यहाँ पे ऊपर ईयर लिखा हुआ है, उस ईयर में कितने क्वेश्चन आए और लास्ट में टोटल कितने क्वेश्चन आए, 101 आए हैं। ठीक है, साथ ही आप ये देखेंगे कि सीटेट पेपर 2 का भी एनालिसिस कर रखा है, जहाँ पे 91 क्वेश्चन आए। तो ये लगभग 200 क्वेश्चन हो जाते हैं। 200 क्वेश्चन को 5 वीडियो के अंदर हम करेंगे। 3 वीडियो इसके ऊपर पहले बन चुकी है, यानी कि आपका अभी तक का जितना भी एनसीएफ से क्वेश्चन आया होगा सीडीपी के अंदर सारा आपका हो जाएगा, चाहे पेपर 1 में आया, पेपर 2 में आया। और जो बच्चे पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये ना सोचे कि पेपर 1 के क्वेश्चन हम क्यों करें, क्योंकि हमारा जो सीडीपी होता है, सीडीपी का सिलेबस हमारा सेम रहता है। दूसरा, कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि सर प्रैक्टिस हम कहाँ से करें। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर कर लोगे ना, उससे ज्यादा बढ़ के और कुछ नहीं है, बस उतना कर लो, वही मोर देन एनफ रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं, जहां आपको सीटेट का क्रैश कोर्स दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, 15 डेज क्रैश कोर्स दिया जा रहा है जो मैंने पहले करवाया हुआ है। साथ ही आपको सीटेट के ईवीएस नोट्स दिए जा रहे हैं, 10 पेजेस के नोट्स, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। आपको मैसेज करना है मुझे 8076392717। हो सकता है आपको रिप्लाई थोड़ा सा लेट मिले, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आप इसके ऊपर व्हाट्सएप कर देना। आपको अपना नाम जरूर लिखना है। बच्चे नाम नहीं लिखते, खाली लिख देते हैं सीटेट नोट्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना नाम जरूर लिखें, नाम के साथ में लिखना सीटेट नोट्स, ईवीएस नोट्स, क्रैश कोर्स। जो चीज़ चाहिए होगी वो आपको फिर भेज दी जाएगी। साथ ही आपको जो हमारी क्लासेस होती है उसकी टाइमिंग वगैरह सब कुछ व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा। और हाँ, ग्रुप नहीं बना रहा मैं पर्सनल ही मैसेज करूंगा सबके पास में, वही मेरे को सही लगती है चीज़। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भैया माफ़ी चाहूँगा, कल की वीडियो में एक गलती हो गई थी मेरे से। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मैं उसको जरूर सुधारूंगा भाई। मैं कभी टालूंगा नहीं या अपनी गलती छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, तो ये गलती हुई थी क्रिएटिविटी के ऊपर, जो सृजनात्मकता के ऊपर। यहाँ मैंने बता दिया था गलती से 4th आंसर, लेकिन इसका आंसर है 2। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है भैया, आप सारी चिंतन होता है हमारा। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग जब हम क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उस टाइम पे इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कल का आंसर ये ठीक कर लिया मैंने। ठीक है, तो मतलब ये नहीं था, अब सारी चिंतन होना चाहिए हमारा, डाइवर्जेंट थिंकिंग होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, मतलब आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, पूछ रहे हैं कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में गणित अध्यापिका के रूप में। अब ये उच्च प्राथमिक हो या प्राथमिक हो, अगर कोई गणित पढ़ा रहा है तो आप उसके रूप में क्या देखेंगे। कह रहे हैं कि विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। यही तो बात है, ये खाली मैथ की बात नहीं है, कोई भी चीज़ है। जब बच्चा पढ़ रहा है तो एरर्स के बारे में मैंने ये चीज़ बताई है, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। बाकी देखते हैं, बाकी तीनों अगर मान लो ये आंसर है तो ये नीचे वाले क्यों गलत हैं, ये चीज़ देखेंगे। और कोई बेहतर आंसर मिलेगा क्या हमें। उच्च प्राथमिक विद्यालय में सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती, ऐसा गलत है। हर बच्चा हर कुछ सीख सकता है, बस उसका लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होगा। ठीक है, तीसरा है कि लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास के सीख जाते हैं, क्योंकि उनमें जन्मजात विशेषता होती है। जन्मजात विशेषता किसी में नहीं होती भाई, बस लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है। और आप किसी लिंग के आधार पर ये नहीं कह सकते कि ये बंदा कर सकता है, ये बंदा नहीं। ना आप किसी को धर्म के आधार पर सोच सकते हैं ये चीज़ें, ना आप किसी लिंग के आधार पर देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्टीरियोटाइप में आती हैं। अगर आपको स्टीरियोटाइप के बारे में पता है, जब आप ये सोचते हैं आपने कोई किसी एक ग्रुप के बारे में एक धारणा बना लेते हैं कि ये चीज़ तो इससे होगी नहीं, तो वो सब स्टीरियोटाइप होता है। ठीक है, तो जैसे ये कर लिया तो ये गलत है ये चीज़ें। ठीक है, आगे आपका आ गया, विद्यार्थियों को कार्यविधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, चाहे वे संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते। ऐसा नहीं है भैया, ये कह रहे हैं कि बस प्रोसीजरल नॉलेज होनी चाहिए, कंसेप्चुअल बेसिस नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। हमारा बिल्कुल ठीक होगा, प्रोसीजर भी और कंसेप्ट भी क्लियर हो, दोनों चीज़ें होंगी तभी हो पाएगा। ठीक है, टीचर मैथ्स के अंदर यही गलती करते हैं कि बार बार बच्चे को बस प्रोसीजर बताते रहते हैं, ये फॉर्मूला लगाओ, ये स्टेप करो, वो स्टेप करो, कंसेप्ट उसको समझाते ही नहीं है, वो गलत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम देखिए, अच्छा क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित क्यों करना चाहिए। मतलब बच्चे क्वेश्चन पूछे, ये क्यों जरूरी है, रीजन सोचो। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला है क्वेश्चन टेक लर्निंग फॉरवर्ड बाय इंटरेक्शन एंड लीड टू कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ये भी ठीक है कि बच्चों की कंसेप्ट क्लैरिटी होती है, संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तीसरा है कि बच्चों को अपने भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। ये गलत है कि भाषा कौशल करने के लिए वो बस क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, कि हम क्वेश्चन बच्चों से क्यों कह रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें क्योंकि उनके भाषा कौशल विकसित हो। नहीं जी, उसकी बजाय तो हम बच्चों से कहेंगे, वार्तालाप करेंगे। वार्तालाप कह सकते हैं आप, या फिर डिबेट कह सकते हैं, डिस्कशन कह सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो खाली क्वेश्चन पूछने से नहीं होता। तीसरा है जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते डैश के बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस कराया जा सकता है कि उन्हें में बुद्धि की कमी है। गलत है ये चीज़ कि बच्चे क्वेश्चन इसलिए पूछें कि हमें लास्ट में उनको ये कहना है कि उनमें बुद्धि की कमी है। गलत है। तो अब ऑप्शन रह गए पहला और दूसरा, जिसके अंदर ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। देखो, पहली बात तो ये, क्या हम बच्चे को स्कूल में क्यों लेके आ रहे हैं, ये सोचो ना। स्कूल में या हमारी लर्निंग का एम क्या है, बच्चे जिज्ञासु बने। जिज्ञासु तो वो हैं, जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम उनको उनका उत्तर देते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उनको कंसेप्ट क्लैरिटी देनी है। तो मेरे लिए आंसर सेकंड होगा। फर्स्ट आंसर भी ठीक था, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि जिज्ञासा हमारे लिए अच्छी चीज है, बच्चा की जिज्ञासा बढ़े। लेकिन यहां हमें देखना एम क्या है हमारा। एम हमारा यही है कि उनकी कंसेप्ट क्लैरिटी हो भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं, चलिए। कह रहे हैं कि एन अपर प्राइमरी स्कूल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, वही चीज है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय की संरचनात्मक कक्षा कक्ष, वही है जो एनसीएफ कहता है ना, कंस्ट्रक्टिविस्ट वही है। तो अब ये कह रहे हैं कि उसके अंदर क्लासरूम वुड फोरसी द फॉलोइंग रोल ऑफ स्टूडेंट इन देयर ओन असेसमेंट, कि बच्चों का क्या रोल होना चाहिए खुद के असेसमेंट में। ठीक है, तो पहली बारे में ये क्या कह रहे हैं, एक विशिष्ट दिशा निर्देश करने के लिए कि किस प्रकार विद्यार्थियों की उपलब्धि और कक्षा में प्रतिष्ठा, ये कटा हुआ, ये अंकों के साथ सहसंबंध किया जाता है। मतलब कि जिसके हाईएस्ट नंबर आएंगे वो और बेहतर बच्चा है, दूसरे बच्चों से बेहतर है। तो भैया ये तो आप तुलना कर रहे हो, ये तो हमारे लिए नेगेटिव होता है। ठीक है, सेकंड है कि विद्यालय अपने आकलन के विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक होते हैं। गलत है, एकमात्र निर्धारक नहीं होते विद्यार्थी अपने आकलन के, टीचर का रोल भी होता है। तीसरा है विद्यार्थी अपने साथ अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। ये ठीक है, आप उनसे पूछो बच्चों से, भैया कैसा टेस्ट तुमको चाहिए या कैसा तुमको ये चाहिए। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि आपको बताओ कितने क्वेश्चन करवाने हैं, आपने कहा 40 क्वेश्चन करवाने, ज़्यादा आंसर मेरे पास 40 आए तो मैंने आपका ये करवाया। दूसरा, आज मैंने आपसे पूछा कि भैया आपको कितने बजे क्लास चाहिए, आपने कहा सर काफ़ी बच्चों का आया, कुछ का 3 बजे भी आया था, कुछ का 9 बजे भी आया था, ज़्यादा मेरे को आंसर मिले 8 बजे के लिए, तो मैंने 8 बजे क्लास रखी। ठीक है, तो विद्यार्थियों का भी होता है, तो इसका आंसर यही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अ टीचर इन मल्टीकल्चरल क्लासरूम, जिसके अंदर बहुत सारी कल्चर के बच्चे बैठे हुए हैं। जैसे केवीज में होता है कि कोई साउथ से आया है, कोई नॉर्थ से आया है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है। ठीक है, मतलब हर कल्चर के बच्चे होते हैं। तो ऐसी क्लासरूम में अगर हम असेसमेंट करते हैं तो हम किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ध्यान से समझना। तो भैया मैं जो ध्यान रखता हूँ, मैं करता हूँ सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ हर स्टूडेंट, मतलब हमारे स्टूडेंट की जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है ना, उनका मैं ध्यान रखता हूँ। जब भी मैं क्वेश्चन करूंगा या मैं अगर क्लास में पढ़ाऊंगा भी ना, तो मैं इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखूंगा। क्यों कि मान लो मैं किसी चीज़ के बारे में, मेरी क्लास में एक बच्चा है जो साउथ से आया है, साउथ में मान लो पोंगल मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर पोंगल के बारे में मैं पढ़ाऊंगा तो मैं उस बच्चे से क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, है ना, कि बताओ बेटा, वो अपनी संस्कृति के बारे में बताएगा, ये सारी चीज़ें करेगा। तो हमारा यही होता है, पढ़ाते टाइम पे भी हमारा जो असेसमेंट हो सकता है, आपको पता होना चाहिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट या असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, आप वो कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या ध्यान रखूंगा, मैं सोशो कल्चरल, अब मान लो कोई बच्चा असम है, असम वाले बच्चे से तो मैं पूछ रहा हूँ कि तू पोंगल के बारे में बता, और केरल वाले बच्चे से मैं पूछ रहा हूँ कि तू बिहू के बारे में बता। नहीं, कौन बेहतर ढंग से बता पाएगा अपनी क्लास को उस बारे में, वो बच्चा बता पाएगा जो उस संस्कृति से, उस पृष्ठभूमि से। समझ रहे हो। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट पे चलते हैं।
हिंदी का क्वेश्चन कटा हुआ है। ये कह रहे हैं कि इनमें से आप कौन सी स्टेटमेंट से एग्री करते हो, कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो आपको सही लगती है। एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिक संसाधन प्रदान नहीं कर रही। जरूरी थोड़ी हो सकता है उसने टीचर अच्छे ना लगाए हों, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। खाली टेक्नोलॉजी का थोड़ी कह सकते हो आप। एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम या बच्चे को तो गलती होती नहीं है, हमारा सिस्टम कमजोर होता है, सिस्टम की वजह से फेल होता है, ठीक है। सिस्टम में सारी चीजें आ जाएंगी, ये चीज भी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था, बिल्कुल सही है, यही चीज है। देखो, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है, ठीक है। सिस्टम फेल हुआ है हमारा, बच्चा फेल नहीं हुआ, ठीक है। तो यही हमारा तीसरा ही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच कह सकते हैं आप, लर्नर सेंटर्ड कह सकते हैं, वो कैसे होगा, जिसके अंदर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाएगा, ठीक है, वो उसके हाथ में ज़्यादा चीज़ें रहेंगी। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों का मुकाबला तो हमें करवाना ही नहीं है, गलत चीज़ है। सेकंड है, वह अपने बच्चों को जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करती है, तब बच्चों को वैसा वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देती है, गलत है ये चीज़ भी। रिपीट थोड़े करेंगे बच्चे, आप बच्चों की हेल्प कर सकते हो, आप तो चाहते हो कि जैसा आप चाहती हो वैसा बच्चे करें, नहीं, ये तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो गई, लर्नर सेंटर चाहिए हमें तो, ठीक है। इस प्रकार की पद्धति को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं को अधिगम के लिए पहल करने के में प्रोत्साहित हो, ये ही हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों। लास्ट वाले में यूज लेक्चर मेथड तो हमें कभी देना ही नहीं है, ठीक है, हमारे लिए नेगेटिव चीज है लेक्चर मेथड। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भैया फेलियर है, कोई बच्चा फेल हो गया क्लास टेस्ट के अंदर, तो आपके हिसाब से वो क्या आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं आकलन वस्तुनिष्ठ है और असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, मतलब बच्चे को फेल करते रहो, ठीक है। तो मेरे को तो ये चीज़ सही नहीं लगा कि असेसमेंट इज ऑब्जेक्टिव एंड कैन बी यूज्ड एज क्लियरली आइडेंटिफाई फेलियर्स, कि जो बच्चे फेल है ना उनको पता करने के लिए कौन कौन हमारी क्लास में फेल है, आप इसीलिए टेस्ट ले रहे हो, और स्पेशल फेल करने के लिए फेलियर को उसी चीज़ से पता कर रहे हो कि हाँ भाई ये बच्चे फेल हो गए, और फेलियर का मतलब बस यही है, ठीक है। फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि हमारा बच्चा फेल हो गया तो वो फेल हो गया, ठीक है, इसका मतलब हमें कुछ कमी है, ये चीज़ें हमें पता चलती है फेलियर से। आगे समझ में, देखो सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है देयर इज नीड टू रिफ्लेक्ट अपॉन, यही तो चीज़ है कि पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति और आकलन प्रक्रिया पर विचार करने की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है कि हमने सही से उसको पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, जो हमने पढ़ाया वो सही था या नहीं था। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो पहले हम अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे बच्चे के ऊपर। आगे समझ में, तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। बाकी तीसरा देखते हैं, कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही चाहिए, गलत है, अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी प्रयास करे, गलत चीज़ है ये। बच्चे कुछ निश्चित क्षमता और कमियों के साथ पैदा होते हैं, गलत है ये चीज़ भी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। फिर से क्वेश्चन आ गया बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर, ठीक है, लर्नर सेंटर्ड कर सकते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड कर सकते हैं। कह रहे हैं कि शिक्षक के द्वारा इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग आ गया, गलत चीज़ है। शिक्षक बच्चों के व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है, जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें पुरस्कार देता है, ये भी गलत है। शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सिखाने के लिए उसे प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों का आकलन करना। ये मानक मापदंडों का आकलन, ये जो आपका रूल्स वगैरह होते हैं इनके लिए कह रहे हैं भैया, ये चीज़ें भी गलत हैं। स्टैंडर्ड पैरामीटर है, आपको किसी रूल में नहीं बांधना बच्चे को, गलत चीज़ है। हमारा ऑप्शन क्या रह जाएगा, हमारा ऑप्शन रह जाएगा चौथा, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायित्व बनाया जाता है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन से आप क्या समझते हैं। पहली बात तो कह रहा है कि इसका मत है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है, यानी कि जो उसकी अप्रोच है ना उसमें दृढ़ नहीं रहना, उसमें फ्लेक्सिबल होना है बच्चे टू बच्चा, ठीक है। बच्चा जिस तरह का है उसके हिसाब से उसको फ्लेक्सिबल करना है, ना कि नहीं मेरे को तो यही करना है तो यही करना है, और दंड देना है, दंड भी नहीं देना भैया। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर बल देना है, ये सही है, ठीक है।
बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित है, गलत चीज है। जो मैं कहता हूं ना बिहेवियरिस्ट अप्रोच है, ये चीजें तो हमारी नेगेटिव है, ये चीजें तो हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है। जो ये थोंडाइक हो गया या ये हो गया, ये जो अनुबंध का सिद्धांत है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है आज की हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तो ये गलत है। पाठ्य पुस्तक का आधारित, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है, गलत है। पाठ्य पुस्तक पर आधारित नहीं है, एकमात्र वैध सोर्स नहीं है भैया, ये गलत चीज बताई है इन्होंने। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमने पेपर 1 में भी डिस्कस किया था, है ना, पेपर 1 में भी आया था ये वाला क्वेश्चन, ये पेपर 2 में भी आया हुआ है कि अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता देंगे। उसके अंदर ऑप्शन इस तरह के थे कि हम उनका हेल्प ही नहीं करेंगे या ये करेंगे या वो करेंगे। इसके अंदर ऑप्शन क्या है, तथ्यात्मक जानकारी देकर हम उन्हें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देंगे। नहीं भैया, मैंने आपको क्या कहा था उसके अंदर, जो ये ऑप्शन 2 कह रहा है, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर उनकी अपनी समझ व्यक्त करवाएंगे, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। बच्चों को सूचनाएं लिखकर उन्हें याद करने को कहकर, दंड देकर नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। बिल्कुल सही बात है, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं बच्चों के अंदर। तो इस संदर्भ में विद्यालय की भूमिका क्या होगी, विद्यालय की भूमिका क्या होगी या टीचर की भूमिका क्या होगी, इनकी भूमिका क्या होगी कि सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो। गलत चीज़ है, सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से नहीं हो सकता। कि भैया मान लो अगर मैं फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ तो उसकी 2 इंच हाइट बढ़ी है तो तेरी भी 2 इंच हाइट बढ़ेगी, ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, वो ऊपर नीचे होगा, ठीक है। सेकंड है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को उसकी अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। बिल्कुल सही है, प्रत्येक बच्चे को, अगर मान लो कोई बच्चा बहुत बोलने में बहुत अच्छा है तो उसको हम बोलने के अंदर अवसर ज्यादा देंगे, समझ रहे हो, तो उसकी जो क्षमताएं है ना उसके हिसाब से हम देंगे। तो यही हमारा आंसर है। बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना, गलत चीज है भैया, ये हमारे लिए मानक हमें स्थापित करने ही नहीं है बच्चों के लिए, ठीक है। सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करे, ये तो बेहुदा सा आंसर है, कुछ नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, खासकर मैंने यहाँ जरूर देखा असम में। देखो, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी में विद्यालय आ रहे हैं। प्रथम पीढ़ी क्या होता है, जिनके घर से अभी तक कोई गया ही नहीं, फर्स्ट जनरेशन लर्नर वही होते हैं जिनके घर से अभी तो कोई गया ही नहीं और पहली बार आ रहे हैं। हमारे स्कूल में जहां मैं असम में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में से कोई अभी तक पढ़ाई में मतलब गया ही नहीं है। तो आप उनके लिए क्या करेंगे, ठीक है। बच्चों को कहेंगे कि उनमें आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, वे अब उन्हें अपने माता पिता के काम में सहायता करनी चाहिए। गलत चीज़ है, बच्चों में क्षमता होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें तो, ठीक है। माता पिता को बुलाएंगे और उनसे अपने बच्चों को ट्यूशन की सलाह देंगे। पागल है क्या, नहीं। कक्षा गतिविधि के समय गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे या सहायता उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कक्षा गतिविधि के समय, क्योंकि आप घर पे जाके पढ़ा नहीं सकते ना उनको, तो आप कक्षा गतिविधि के समय ही उनको इस तरह की बुनियादी सहयोग जरूर दे देंगे, जिससे, क्योंकि उनके घर पे उनको पता है उनको कोई हेल्प करने वाला है नहीं भाई, तो आपको इस तरह का जरूर करना है कि अगर आप कोई गृह कार्य दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो तो उससे उनकी हेल्प हो, उनको घर पे जाके किसी और से हेल्प ना लेनी पड़े। उन्हें याद करने के लिए उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगे, गलत चीज है भैया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि भाई जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तक पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रमाण पत्र यानी कि आप कह सकते हैं प्राइज कह लो, सर्टिफिकेट कह लो, कुछ भी दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे। क्यों नहीं काम करे, क्योंकि बच्चा फिर क्या करने लग जाता है, अगर उसको वो मिल रहा है तो उसके लिए वो ठीक है, नहीं मिल रहा तो गलत हो जाती है। मतलब खाली उस प्रमाण पत्र के लिए काम कर रहा है वो, अब उस चीज को एंजॉय नहीं कर रहा है। ये हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, ठीक है, बाह्य अभिप्रेरणा होती है, ये हमारे लिए नेगेटिव है। हमें आंतरिक अभिप्रेरित होना चाहिए कि बच्चों को पढ़ने में मजा आए, वो होनी चाहिए चीजें, ठीक है। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ये तीसरा ही है। यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जाया जाएगा, ठीक है, ले जाया जा सकता है। यहां से कह रहे हैं देखिए, बच्चे को अपने अध्ययन में
प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को क्या करने की जरूरत है? डांटने की जरूरत है, नियंत्रित करने की जरूरत है, अन्य बच्चों से तुलना करने की जरूरत है, बच्चों को प्रेरित करने की जरूरत है। बिल्कुल सही है, पहला ही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ये भैया एनसीएफ से उठाया हुआ एक पैराग्राफ, इसके अंदर कह रहा है कि पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक की ज्ञान की पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चे को अपनी आवाजें बने कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने और आवाजें पाने कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने के लिए, मतलब जो अभी तक मैं बताते हुए एनसीएफ में ये चीज़ कही है। अगर ये लाइन नहीं भी लिखती तो हम यहाँ से ये कह सकते थे कि एनसीएफ की भूमिका क्या होनी चाहिए, हम यहाँ से भी कह सकते हैं इसका आंसर, कोई बड़ी बात नहीं है। पाठ्य पुस्तक में के अध्याय को क्रमवार पूरा कराना, एनसीएफ ये कहता है क्या कि जितनी किताब में जो लिखा हुआ है उसको सीरीज वाइज आप पूरा करवा दो। ना तो वो सिलेबस कंप्लीशन की कहीं बात करता, ना वो किताब पूरा पढ़ाने की बात करता। वो कहता है बच्चे आराम से खुद कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब खुद बनाएंगे ज्ञान को, वो ये कहता है। उनको अवसर देने हमें इस चीज़ों के, ठीक है। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे, गलत है ये भी, और उसको उत्तर पुस्तिका में लिखे, गलत चीज़ है ये भी, ठीक है। तीसरा, बच्चों को अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने का पर्याप्त अवसर देना, बिल्कुल सही है, यही हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इस ऊपर वाले पैराग्राफ की जरूरत नहीं थी कोई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब भाई ये फिर से आ गया त्रुटियों का, कि त्रुटियां क्या हैं। अब त्रुटि के लिए मैंने बता रखा है, हम ये जान पाते हैं बच्चों का लर्निंग स्टाइल क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है, बच्चे की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शन गलत है, देख लेना भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, किसी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? देखो ध्यान से, ये भूमिका भी एनसीएफ ने डिसाइड कर रखी है भाई हमारी। अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों की परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। परीक्षा गलत है, परीक्षा के लिए तैयारी हमें करवानी नहीं है ना, हमें कभी बच्चों की जॉब के लिए तैयारी करवानी है स्कूलों में, समझ में आया? हमें बस ये करवाना है कि उनका कंसेप्ट क्लियर हो और वो खुद बनाए उन चीज़ों को, ठीक है। सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और उन्हें सही उत्तरों के लिए तैयार करना, मतलब वो उत्तर सही दे पाए, ऐसा मतलब थोड़ी होता है उत्तरों के लिए, ये तो फिर हम वो एग्जाम के लिए करवा रहे हैं। समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम में बंधे रहना, गलत चीज़ है ये भी। मैंने बताया कि वो एनसीएफ हमारा कभी भी किसी भी पाठ्यक्रम या इस चीज़ की बात नहीं करता, ठीक है। सीखने की विश्वसनीय स्थितियाँ जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, यही हमारा आंसर है, ठीक है। स्वतंत्र रखना है हमें बच्चे को। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां घर में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इस विचार के संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? अब देखो, वैसे तो गृह कार्य नेगेटिव चीज होती है, लेकिन मान लो दे रहे हैं तो किस तरह का गृह कार्य बच्चों को दिया जाएगा, ये पूछ रही हैं, ठीक है। बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्यों को पूरा करने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहना, गलत चीज़ है। उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर पाते, गलत चीज़ है। शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है, सही बात है। मतलब आप कई बार ऐसा कर देते हो कि भैया मतलब अगर मान लो मैं किस तरह का गृह कार्य देता हूँ बच्चों को, एक चीज़ बताता हूँ। मान लो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उनसे कुछ इसी तरह का दूंगा कि एक काम करना, जैसे हमारा था एक 4th क्लास में मैं ईवीएस पढ़ा रहा हूँ, तो एक चैप्टर था गोइंग टू मार्केट, या ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने उनको कहा कि आज ऐसा काम करना कि तुम अपनी मम्मी के साथ में मार्केट में जाना, जब तुम्हारी मम्मी जाए, मतलब इस हफ्ते में कभी भी, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद तुम ये देखना कि कौन सी सब्जी का कितना रेट है, ठीक है, वो तुम्हें नोट करके लेके आना है। तो एक्चुअली ये प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, बच्चा मम्मी पापा के साथ में जाएगा और सब्जी का या जो सामान जो तुम्हारे घर में जो शॉपिंग चल रही है ना उससे रिलेटेड, क्योंकि ईवीएस क्या है, ईवीएस हमारा आसपास के बारे में जानने से रिलेटेड है। तो है एक 12वीं क्लास का बच्चा हो गया, उसको ये नहीं पता कि बाहर आलू टमाटर का क्या रेट है, तो वो भैया क्या बच्चा है वो, ये बताओ ना, आपने उसको क्या पढ़ाया स्कूल में, समझ रहे हो? तो यही तो है घरेलू जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना, कि अंदर बाहर के काम भी घर पे बच्चा कर पाए, तो यही चीज है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ये सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं एक प्रभावी कक्षा में
प्रभावी कक्षा कौन सी होगी जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सही होगी। बच्चे शिक्षकों से डरते हैं, गलत चीज़ है। शिक्षकों का सम्मान नहीं करते, गलत चीज़ है। बच्चे अपने अधिगम का सुगम बनाने के लिए, अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। बच्चे हमेशा उत्सुक होते हैं और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक अपनी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए उनकी रेगुलर टेस्ट लेता है, ये भी चीज़ गलत है। तीसरा सही है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब भाई ये कह रहे हैं कि आजकल बच्चों में गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की प्रवृत्ति है, ठीक है, कि जो रॉन्ग कंसेप्ट होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव कंसेप्ट होते हैं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, सोच के देखो। बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका शिक्षक सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना गलत चीज़ है। ये तो पैसिव नहीं होते, हमारे एक्टिव होते हैं, ठीक है। पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं, उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होते हैं, यही चीज़ है हमारी, ठीक है। हमारे अब एक और चीज़ बताता हूँ, ये एक अकेली ये चीज़ नहीं है, रॉन्ग कंसेप्ट या अल्टरनेटिव कंसेप्शन हम इनको कह रहे हैं। अगर बच्चा सोच रहा है लेकिन वो कुछ अलग सोच रहा है तो वो अलग सोच है, वो गलत नहीं है। समझो इन चीज़ों को, बच्चा गलत नहीं है, बच्चा अलग है आपका। आप अगर कुछ सोच रहे हो ना, आपको ये चीज़ लगती है ये सही है, ठीक है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जैसे अगर मान लो हमारी पॉलिटिक्स भी चल रही है, सब कुछ चलता है, तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को आज की डेट में क्या पॉलिटिक्स चल रही है कि अगर मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ तो वो सही है, ठीक है। अगर मैं बीजेपी को कह रहा हूँ बीजेपी ने सही किया तो दूसरे लोग बोलेंगे मैं भक्त हूँ, ठीक है। अगर कोई दूसरा अगर बीजेपी के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो बीजेपी वाले बोलेंगे कि ये तो देशद्रोही है, समझ रहे हो, या ये देश के बाहर का है। लेकिन ये चीज़ें अभी आने लगी हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये अभी आने लगी है। अगर पहले की आप हिस्ट्री उठा के देखोगे ना तो पहले हमारे में क्या चीज़ होती थी, हम ये मानते थे कोई गलत या कोई सही नहीं है, ठीक है। हमारा जो बीजेपी है या कांग्रेस है या कोई भी जो पार्टी है, एक एग्जांपल देके दिखा रहा हूं मैं, कोई भी गलत या सही नहीं है। उनका एक अपनी सोच है, उनकी एक अपनी सोच है, दोनों की सोचें भिन्न हो सकती हैं, जो हमें कभी ये वाली सोच फायदा दे देगी, कभी परिस्थितियों के हिसाब से ये वाली सोच फायदा दे देगी, समझ रहे हो। लेकिन कोई भी सोच कभी गलत नहीं होती, आए समझ में। आज की डेट में तो क्या होता है, एक पार्टी का बंदा दूसरी पार्टी में तभी ज्वाइन कर लेता है, लेकिन पहले जो पार्टी चूज की जाती थी ना, जो उनकी सोच होती थी उसके लिए की जाती थी। अगर देखा जाएगा तो जो बीजेपी के जो लोग होते हैं वो वोकल होते हैं, समझ रहे हो, वो ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं और ये सारी चीजें करते हैं। जबकि जो कांग्रेस वगैरह के जो पहले आते थे वो वोकल नहीं माने जाते थे, उनको थोड़ा सा इस तरह का होता था, जो हायर ज्यादा पढ़े हुए हैं, ज्यादा वो चुपचाप पढ़ते रहते हैं, जैसे मनमोहन सिंह जैसे हुए, और वो किसी भी चीज के अंदर डीप नॉलेज करते हैं, ठीक है। और ये इस तरह की चीजें करते थे कि भैया मार दो काट दो, और ये सारा सिस्टम है। तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है, कभी कभी हमें इसकी भी जरूरत पड़ती है, तभी तो हमने 1999 में भैया या उसके पहले हमने युद्ध किए हैं और जीते हैं, समझ में आया। तो चीजें गलत या सही नहीं होती, अलग होती है एक दूसरे से, वो डिपेंड करता है परिस्थितियों के ऊपर। तो यही चीज है कि बच्चों के अंदर भी। अब एक और एग्जांपल देता हूं, एक आ जाता है डिसेबल। अब हम डिसेबल नहीं बोलते किसी को भी, जो बच्चे होते हैं, कि हम किसी को विकलांग नहीं बोलेंगे, हम बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड। हम क्या बोलते हैं, डिफरेंटली एबल्ड, कि वो दूसरी तरह से एबल है। कैसे भाई, देखो एक बच्चा मान लो कोई देख नहीं सकता, तो आपको पता है वो आपसे ज्यादा अच्छी तरह से सुन सकता है, ठीक है, वो आपसे ज्यादा अच्छी तरह से महसूस कर सकता है चीजों को, जिसको आप सिक्स सेंस कर सकते हो या कुछ भी कह सकते हो। डिसेबल कौन नहीं है, अगर आप मैथ्स के अंदर कमजोर हो तो आप भी डिसेबल हो, समझ रहे हो। एक फिजिकल डिसेबिलिटी थोड़ी है, आप मेंटली डिसेबल हो अगर देखा जाए, क्योंकि आप मैथ्स नहीं कर पाते या आप साइंस नहीं कर पाते, कोई अच्छा से बोल नहीं पा रहा तो वो दूसरी तरह से डिसेबल हो गया। तो डिसेबिलिटी हर चीज में होती है, इसीलिए हमने डिसेबल वर्ड को हटा के डिफरेंटली एबल्ड रखा है। आगे समझ में। चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। अब सामान्य होती, अलग होती है भैया हमारी सोच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे। आसान क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता केंद्रित, यानी कि लर्नर सेंटर्ड कह सकते हैं आप, चाइल्ड सेंटर्ड कह सकते हैं। उन विधियों को अपनाना जहां शिक्षक मुख्यकर्ता नहीं होता, वे विधियां जहां अधिगमकर्ता की अपनी पहल, और यही है हमारा आंसर, यही है, ठीक है, उसका होता है, मेन यही होता है। शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए निष्कर्ष नहीं निकालता, ना परंपरागत व्याख्यान विधियां होती है। हमारा ऑप्शन 2 ही सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, हर बच्चा हमारी क्लास में अलग होता है, ठीक है। इसमें
किसके या किन के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? समझो, अब कह रहे हैं हम संवेदनशील, हम किन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, हम किन चीज़ों के लिए अपना लर्निंग स्टाइल बदलेंगे, अपना लर्निंग मेथड बदलेंगे, किन चीज़ों के लिए बदलेंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताओं। कह रहे हैं कि बच्चों का जो लर्निंग स्टाइल है या कोग्निटिव लेवल है, लर्निंग लेवल है, उसके हिसाब से, हाँ बिल्कुल सही बात है। एक बच्चा अगर एक तरह से नहीं सीख पा रहा तो हम उसके लिए बदलाव करेंगे, हम उसके लिए संवेदनशील रहेंगे, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता के आधारित भिन्नताएं। मतलब कि अब ये क्या कह रहा है कि मान लो एक बच्चा, कोई हिंदू बच्चा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसको तो मैं दूसरी चीज दूसरे वे में करके समझाऊंगा क्योंकि वो हिंदू है, लेकिन मुस्लिम को नहीं समझाऊंगा, ठीक है। या कोई बच्चा है जो दिल्ली से, हरियाणा से, उसको तो मैं समझाऊंगा, लेकिन असम वाले बच्चे को नहीं समझाऊंगा। ये चीज़ तो गलत है ना। इसके लिए हमें संवेदनशील होने की जरूरत नहीं है। मैं बच्चों को कभी भी इन आधार पर देखूंगा ही नहीं अपनी क्लास के अंदर, लिंग, जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर। मैं बच्चे को देखूंगा कि उस बच्चे का कोग्निटिव लेवल क्या है, लर्निंग लेवल क्या है, ठीक है। तो यही चीज़ है हमारी, केवल एक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चे को सीखने में सक्षम बनाती है? पुरस्कार नहीं बनाते, व्याख्यान लेक्चर नहीं बनाता, इंस्ट्रक्शन नहीं बनाते, संवाद बनाते, डायलॉग बनाते हैं। डायलॉग या डिस्कशन आपका कुछ भी हो सकता था, ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम या उचित वर्णन करता है? कौन सा करता है बताओ? बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित नहीं करना भाई, डिस्करेज नहीं करना है हमें। मल्टीपल पर्सपेक्टिव को कभी डिस्करेज नहीं करा है, एनकरेज करना है। व्याख्यान देने के लिए, ठीक है, लेक्चर देने के लिए पीपीटी का यूज करना। लेक्चर थोड़ी देना हमें, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवानी है, हमें तो डिस्कशन करवाना बच्चों में। चर्चाओं को अवसर उपलब्ध करवाना, बिल्कुल सही बात है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू डिस्कशन, देखो सही आ गया, एक्टिविटी करवानी है, डिस्कशन करवाना है, यही चीज है हमारे लिए, ठीक है। प्रोमोटिंग स्टूडेंट टू कंपटीशन थोड़ी बढ़ाना है हमें, तो कोऑपरेशन बढ़ाना है बच्चों में। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम है। समझो, इस चीज को मैंने पियाजे या वाइगोत्स्की के अंदर क्यों नहीं डाला? हमारे ये पियाजे और वाइगोत्स्की है, इनको कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला जाता है। पियाजे हमारा है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, वाइगोत्स्की हमारा है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। आया समझ में? कोई एक दिन मेरे से पूछ रहा था कि सर टीसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, टीसीएफ प्रतीक मलिक क्यों करते हो? तो इसके पीछे भी आपको एक लॉजिक दे देता हूं। एक्चुअली ये टीसीएफ नाम नहीं था, अगर आप पहले की नाम देखेंगे तो द कंस्ट्रक्टिविस्ट फैसिलिटेटर था, ठीक है। मैं जब आपको कोई वीडियो भेजूंगा तो उसके अंदर आपको दिखेगा पुरानी वीडियो में, तो अब ये नाम बड़ा हो जाता था। अभी इसका टीसीएफ द कंस्ट्रक्टिविस्ट फैसिलिटेटर का यही है। कंस्ट्रक्टिविस्ट हमारा अप्रोच है और फैसिलिटेटर हमें बताया गया है। अब मैं टीचर नहीं हूं, मैं फैसिलिटेटर हूं जो लर्निंग को फैसिलिटेट करता हूं, ठीक है। अब फिर बच्चों को बोला नहीं जाता था बच्चों से, इसलिए मैंने टीसीएफ कर दिया उसको शॉर्ट फॉर्म करके, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होगी कक्षा, क्या होगी? पुनर्बलन नहीं भैया, ये रीइंफोर्समेंट, इन चीजों के बारे में तो बिहेवियरिस्ट बात करते थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट बात नहीं करते। शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है और सक्रिय भूमिका, बिल्कुल सही बात है। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ये है कि कंस्ट्रक्ट करेंगे हम नॉलेज को, ठीक है, यही चीज है। शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता होते हैं, गलत चीज है, निष्क्रिय प्राप्त करना नहीं होते। उद्दीपक और अनुक्रिया को जोड़ा जाता है, फिर वही वाली बात आ गई, उद्दीपक और अनुक्रिया। ये तो बिहेवियरिस्ट करते थे, व्यवहारवादी करते थे, हम थोड़ी करेंगे, मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट थोड़ी करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में, ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में क्या रखा है कि शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है, नियंत्रण में नहीं होता भैया, पूर्ण, ठीक है। लोकतांत्रिक होती है, यही चीज है। डेमोक्रेटिक होती है, यही हमारा आंसर है। सत्तावादी होती है, गलत चीज है, ये सत्तावादी नहीं होती है। फ्री फॉर ऑल द टीचर विद एब्सेंट फॉर्मेट, नहीं, मतलब टीचर एब्सेंट रहता है, गलत है, ठीक है। डेमोक्रेटिक होती है, टीचर भी होता है, स्टूडेंट भी होता है, सबको बोलने का अधिकार होता है, सबको समान माना जाता है, यही चीजें होती है, किसी का कंट्रोल नहीं होता उस चीज के ऊपर। कह रहे हैं कि भैया आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, आप उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या देंगे? अब देखो विविध शैलियाँ क्या है, जब आप इंटेलिजेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे 8-9 तरह की हैं, ठीक है।
कोई भाई लिंग्विस्टिक होती है, किसी की मैथमेटिकल रीजनिंग होती है, अलग अलग तरह की होती है इस तरह से, ठीक है। तो अलग अलग तरह के बच्चे होंगे, कोई हो सकता है ड्राइंग से सीख जाए, जैसे आपने तारे ज़मीं पर देखी होगी ना, तो आप क्या करेंगे उनके लिए, समान अनुदेश देंगे। समान तो हमें कभी रखनी ही नहीं है चीज़ें, हमें बच्चों का सम्मान करना है, हमें बच्चों को समान सोचना है, लेकिन कार्य समान नहीं देने हैं। मतलब समान ऐसे सोचना है कि मेरे लिए इनमें कोई भिन्नता नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी बच्चे का पक्ष नहीं लूँगा, ठीक है, लेकिन हर बच्चे को आप समान कार्य देंगे ऐसा भी नहीं है भाई। आप बच्चे को लेवल को देख के उसके हिसाब से कार्य देंगे, बच्चे के लर्निंग स्टाइल को देख के उसको कार्य देंगे। कार्य परीक्षण पर एक समान सेट देंगे, ये भी गलत है, एक समान सेट आ गया भैया, ठीक है। विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, बिल्कुल सही बात है, यही हमारा होना चाहिए। एक समान, ये भी एक समान हो गया, यही एक ऐसा विविध वाला जो तीसरा ऑप्शन है, इसी में आंसर है हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम क्या है। देखो निष्क्रिय तो कट गया, ठीक है, निष्क्रिय तो है नहीं, सक्रिय है हमारा, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। सरल भी नहीं है, सामाजिक है, सक्रिय और सामाजिक है, ठीक है, एक्टिव एंड सोशल। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना भाई। विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। ये जो नहीं होता है ना, कई बार हम इसको छोड़ देते हैं और फिर क्वेश्चन में उलझते रहते हैं। विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, सही चीज है, मतलब गलत है, उपदेशात्मक थोड़ी रहेगा। ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन थोड़ी, हमें तो बच्चों को बढ़वाना है, पढ़ाना है, आगे समझ में, मतलब कि बच्चे खुद नॉलेज का निर्माण करेंगे, ना कि हम नॉलेज को ट्रांसमिट करेंगे। इंफॉर्मेशन हमारे लिए गलत होती है, ज्ञान हमारे लिए सही है, आया समझ में। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये एक जगह कि सूचनाओं को ज्ञान मानने से बचें, समझ रहे हो। हम सूचना अलग चीज होती है, ज्ञान अलग होता है, सूचना वन वे होती है, ठीक है, ज्ञान खुद से निर्माण किया जाता है बच्चे के द्वारा। विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों से उच्च स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना, हो सकता है भाई कुछ विद्यार्थियों से हम कर सकते हैं हाई ऑर्डर कि हाँ भाई मैंने बच्चों से ये क्वेश्चन पूछ लिया तो बच्चे इसका आंसर दे देंगे अगर मैंने सही से पढ़ाया तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम कभी उनसे ये परफेक्शन की अपेक्षा नहीं करेंगे कि वह हमारी क्लास में बच्चा हमेशा परफेक्ट रहे, ये चीज़ हम अपेक्षा नहीं करेंगे उन बच्चों से, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, बच्चों को यह सिखाना कि वे अधिगम प्रयासों में कैसे देख और सुधार सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर हमारा पहला ही ऐसा है जिसके अंदर एक जो वो लाइन है कि सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, वो फिट बैठती है, तो ये है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कह रहे हैं कि कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाएं को जानना, नीव कंसेप्शन। ये भोली अवधारणाएं क्या होती हैं? आपने कभी छोटे बच्चों से कभी बात करी है? वो बहुत क्यूट बात करते हैं। अगर मैं बताऊं कैसे अगर छोटे बच्चों से आप बात करेंगे, छोटे बच्चों को आपने पढ़ाया है तो वो बहुत ज़्यादा भोले होते हैं, उनको चीज़ें समझ में नहीं आती, मतलब चीज़ें समझ में नहीं आती यानी उनका अपने हिसाब से हो रखा होता है, क्योंकि उन्होंने कार्टून देखे होते हैं, उन्होंने कुछ इस तरह की चीज़ें देखी होती हैं कि सर उसने तो वो बहुत दूर फेंक दी, ठीक है, एक बार या फिर आपका ये भोली अवधारणा है। जैसे हमारी भी कभी अवधारणा थी कि जो रबड़ होती है ना, रबड़ के अंदर अगर मान लो मैं रबड़ को थोड़ा सा पेंसिल के छिलके डाल के उसको दूध उसके अंदर डाल के और थोड़ा सा रबड़ के ऊपर का जो ये निकलता है रबड़ डाल के और मैं अगर जमा दूंगा तो वो रबड़ बन जाएगी। तो ये हमारी जो भोली अवधारणा थी, ये ऐसी बच्चों की अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो वो बहुत क्यूट चीज़ें होती हैं, उनको हमें क्या करना है, शिक्षक के हौसलों को पस्त कर देते हैं क्या? नहीं, उनको तो भैया अब देख के मजा आता है कि चलो बच्चा कुछ तो सोच रहा है। शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। हमें पता चलता है कि बच्चा कैसे सोच रहा है, कैसे कर सकता है, जिससे हम आगे अपनी प्लानिंग कर सकते हैं भैया, क्योंकि बच्चों का यह पता चलेगा कि वो कैसे सोच रहा है तो हमें पता चल जाएगा, हम उसके हिसाब से करेंगे। हम उनको एग्जाम्पल दे देंगे, उनके खेल होते हैं अलग अलग, ठीक है, तो हमें बच्चों के बारे में जानना चाहिए, उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक है, यही सही है। अगर मैं टीचिंग प्लान बनाऊंगा ना तो मैं ऐसी 2-4 चीजें जरूर डालूंगा जो बच्चों की बातें हैं एक्चुअली,
और वो कभी ना तो टीचर से कर पाते। मैं बच्चों को कई बार ऐसे देखता हूँ, मैं सुनता हूँ बस बैठ के कि दो बच्चे आपस में कैसे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, वो इतनी प्यारी प्यारी बातें करेंगे कि क्या बताऊँ मैं, ठीक है। और उन्हीं को फिर मैं आगे उनको पढ़ाने के टाइम पे उनको यूज कर लेता हूँ। उनको ये लगता है कि ये तो हमारी बात यूज कर ली, वो और ज़्यादा जुड़े हुए महसूस करते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसा क्रियाकलाप करवाना चाहिए। कौन सा करवाओगे? क्वेश्चंस दोगे क्या? वर्कशीट दोगे? नई चीज़। रटवाओगे क्या? नहीं। ड्रिल अभ्यास करवाओगे? नहीं। पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हमें बताना है कि हम किस तरह से बच्चा इफेक्टिव लर्नर बनेगा, हम क्या करें उनके लिए। रिवार्ड देंगे क्या? नहीं, हम उनको पुरस्कार तो नहीं देंगे, मैंने बता रखा है। विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से वह अपने अधिगम का अनुवीक्षण कर सकते हैं, वो खुद से मॉनिटर कैसे कर सकते हैं, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैं केवीएस की तैयारी करवा रहा था भाई, ठीक है, तो मैंने वीडियो बनाई, आप सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी कैसे करोगे, सारी चीज़ें कैसे कर सकते हो, तो मैं वो मानता हूँ वो अच्छी चीज़ें हैं। ना कि अब बच्चे मेरे से क्या मांग रहे थे, बच्चे मांग रहे थे ये छोटी छोटी इकाई और खंडों में जानकारी प्रदान करो, गिव इन्फॉर्मेशन इन स्मॉल यूनिट्स, कि थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ा दो सर, इतने दिन है, 8 महीने है, 9 महीने है। तो मेरे को तो बच्चों को खुद पढ़ना सिखाना है कि सेल्फ स्टडी भी कोई चीज़ होती है, पढ़ो, उसी से तुम्हें जानकारी होगी। तो यही चीज़ें होती है, ठीक है। तो सेकंड है भाई ये आंसर हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर वही आ गया बाल केंद्रित शिक्षा, पेडागोजी क्या है? साफ है, बच्चों के अनुभव और उनके आवाज़ को प्रमुखता देना। मेरे को नहीं लगता इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है हमें। नेक्स्ट पे चलते हैं। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ाते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ करते हैं। बिल्कुल सही बात है। दो विद्यार्थी, एक हर बंदे का एक अलग परसेप्शन होता है, ये समझो एक चीज़ को। कई बार हम क्या सोचते हैं कि हम भी ये देखते हैं कि ये बंदा टॉपर कैसे बना, हम उनकी बातों करते हैं। अरे भैया, उस बंदे का लर्निंग स्टाइल अलग था, उसकी सिचुएशन अलग थी, हर बंदे की सारी चीज़ें अलग होती हैं, समझ रहे हो, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग थी। आप आंख बंद करके उसी बंदे की बात सोचने लग जाते हो। अपने लर्निंग स्टाइल को पहचानो ना भैया, वो चीज़ है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि वो बिल्कुल अलग होते हैं और उनका अर्थ अलग हो जाता है। तो उसका ये क्या है? ये संभव नहीं है। संभव नहीं है वाली चीज़ को तो काट दो, संभव नहीं है, यहाँ भी संभव नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें तो कट चुकी हैं, ठीक है। बिल्कुल संभव है। परसेप्शन हम दोनों के अलग अलग हो सकते हैं। अगर एक पैराग्राफ को मैं पढ़ूंगा तो आप कुछ बताएंगे और मैं कुछ बताऊंगा, ठीक है। संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है, गलत है भाई ये चीज़। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विविध विधियों से प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। आप कहाँ से हो इतना तक प्रभावित करता है, ठीक है। आप दिल्ली में रह रहे हो तो आप किसी चीज़ को अलग तरह से पढ़ोगे, अलग तरह से देखोगे। जैसे अभी बहुत लोगों का ये आता था कि सीटेट पेपर हो क्यों नहीं रहा है अभी, क्यों? क्योंकि वे दिल्ली में, यूपी में यहाँ रह रहे थे। अरे असम में आके तो देखते भैया, आपको असम में ना कोई ट्रेन चल रही है, आज की डेट में भी ट्रेनें नहीं चल रही है असम के अंदर। अगर मैं बताऊं, जो हमारी पैसेंजर ट्रेन होती है आज की डेट में भी नहीं चल रही है। तो अगर पहले उस टाइम पे करवा लेते तो वो बच्चे 2 सेंटर थे पूरे असम के अंदर, 2 या 3 सेंटर थे, वो कैसे जाते? 400 किलोमीटर दूर नहीं होता। और अगर आप यहाँ आए नहीं हो तो आपको पता नहीं है कि यहाँ के रोड कैसे हैं, ठीक है, नहीं कर सकते। तो इनका परसेप्शन हर बंदे का अलग होता है हर चीज़ को देखने का, ठीक है। वो परिस्थितियों के हिसाब से चलता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असफलता, बच्चे फेल क्यों होते हैं? फेलियर इन स्कूल, फेल क्यों होते हैं ये बताओ। विशेष जाति और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। गलत चीज़ है ये तो मैं हमेशा से गलत कहता हूँ। विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिया जाता। गलत है ये चीज़। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो, ये बिल्कुल ठीक है। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था और प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं को अभिरुचि का ध्यान नहीं रखता। बिल्कुल सही है। तो सी और डी इसके अंदर सही है, आंसर हमारा यही है। नेक्स्ट पे कह रहे हैं कि व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसा विद्यालय होना चाहिए। कैसा? विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विविध शिक्षण अधिगम
प्रविधियों का प्रयोग करने की प्रशिक्षित हो। बिल्कुल सही बात है, हम डिफरेंट पेडागोजीज का यूज कर सकें डाइवर्स लर्निंग नीड्स को फिलफिल करने के लिए, उनको मीट करने के लिए, ये बिल्कुल सही बात थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को क्या निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए इसके बजाय कि ठीक है ये चीजें हमें प्रोत्साहित करनी है, दूसरी चीजें प्रोत्साहित नहीं करनी है। प्रदर्शन लक्ष्य है, अधिगम लक्ष्य नहीं भैया, हमें अधिगम लक्ष्य है, बच्चों का लर्निंग लक्ष्य करना है, ना कि हमें परफॉर्मेंस बेस नहीं करना। एक समझो एक चीज को, हमें बच्चों की परफॉर्मेंस का, उस बच्चे की लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है, बात मेन वो होती है। परफॉर्मेंस उसकी किसी कारण से भी वीक हो सकती है, एक दिन आपने टेस्ट लिया उस दिन बच्चा वीक था, ठीक है, तो उसका परफॉर्मेंस लक्ष्य है। या फिर मान लो एक बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है लेकिन नंबर ला के वो नंबर फर्स्ट रैंक आ जाता है, तो वो उसका परफॉर्मेंस लक्ष्य हो गया ना। तो हमें इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करना, हमें बात करनी है अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य के ऊपर। ठीक है, मतलब अधिगम लक्ष्य के ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कह रहा है भैया हमें संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस प्रकार से देखा जाता है। कोरी स्लेट नहीं देखा जाता, निष्क्रिय प्राणी नहीं देखा जाता, एक समस्या समाधान करने वाला और वैज्ञानिक अन्वेषक देखा जाता है। मैंने बताया था साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर और प्रॉब्लम सॉल्वर देखा जाता है। मिनिएचर ऑफ एडल्ट भी नहीं देखा जाता भैया, लघु वयस्क नहीं होते हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है। ये बताओ कौन सी हमारे अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है। ये कह रहे हैं सूचनाओं का संचरण करना, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं भाई, ये तो वही वाली चीज हो गई कि ज्ञान को सूचनाओं को ज्ञान मानने से बचा जाए। ठीक है, दंडात्मक, दंड भी नहीं होना चाहिए, एक एक रूप, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, ये भी गलत है। अन्वेषण और परिचर्चा, एक्सप्लोरेशन और डिस्कशन हमारे लिए पॉजिटिव वर्ड है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन है भैया, तो भाई ये वाला आंसर था हमारा, तीसरा वाला आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है। अर्थ निर्माण को कैसे देती है, इंफॉर्मेशन करवाना है बस, गलत है ये चीज़। ठीक है, हमारा आंसर आएगा चौथा, एक्सप्लेनेशन एंड डिस्कशन, अन्वेषण एवं परिचर्चा, यही हमारा आंसर है। ये बाकी सारी नेगेटिव चीज़ें थी, यही अकेला पॉजिटिव था। लास्ट है ये हमारा क्वेश्चन, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षक को क्या करना चाहिए। केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, नहीं, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये दोनों हमारी चीज़ें गलत हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए